14 अप्रैल सन 1912 मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्र दुर्घटना में से एक आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया, लेकिन वो अपनी पहली सफर में अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। आइए आज हम जानते टाइटैनिक की ऐसी एक दर्दनाक कहानी जो पूरा दुनिया को झकझोर के रख दिया था। 1909 में उत्तर आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ था। लगभग 269 मीटर लंबा, 53 मीटर हाइट और इसका वजन था लगभग 46,000 टन से ज़्यादा। ये जहाज उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार समुद्री जहाज हुआ करता था। इसे बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुआ था, आज के हिसाब से लगभग 250 मिलियन से ज़्यादा। इसमें आलीशान रेस्तोरां, स्विमिंग पूल, भव्य सीढ़ियाँ और आधुनिकतम सुविधाएं थी, जैसे समुद्र में तैरता हुआ एक महल। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा लगभग 3 सालों में बनाया गया। 31 मार्च 1909 में इसका काम शुरू हुआ था और 2 अप्रैल 1912 में ये बनकर तैयार हुआ। ये जहाज बनकर तैयार होने के कुछ दिन बाद 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। ये जहाज का कैप्टन था 62 ईयर ओल्ड एक सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। लगभग 2200 यात्री और क्रू मेंबर इस सफर पर निकले। कुछ लोग अमेरिका में नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहा था, तो कुछ लोग सिर्फ विलासिता का अनुभव करना चाहता था। हर किसी का दिल में उत्साह था, लेकिन किस्मत में उन लोगों के साथ कुछ और ही लिख चुकी थी। अप्रैल के महीना में अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग की संख्या बहुत होता है, क्योंकि ग्रीनलैंड से टूटी हुई बर्फ के पहाड़ समुद्रों के लहरों के साथ बहते हुए बीच समुद्र तक पहुंच जाता है। उस समय जहाजों में आइसबर्ग जैसे रुकावटों को देखने के लिए कोई उन्नत टेक्निक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जहाज के सामने ऊंचाई पर एक क्रूज पैन हुआ करता था, जिसमें हमेशा कोई क्रू मेंबर बैठ के सामने की ओर नजर रखता था। जब जहाज समुद्र में यात्रा करते थे, वो सभी वायरलेस रेडियो कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे के साथ खबर भेजते थे, ताकि ये जान पाए कौन से स्थान पे कौन सी रुकावटें हैं। टाइटैनिक अपने पहली सफर में रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक लगभग अपने आधी से ज्यादा यात्रा पूरी कर ली थी। इस दौरान इनको और भी बहुत सारे आइसबर्ग की वार्निंग मिली थी, लेकिन जहाज के कप्तान स्मिथ जहाज का रास्ता कम नहीं करता है। कंटिन्यू 40 घंटा प्रति किलोमीटर के स्पीड में चलता रहा, क्योंकि साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए उस समय 60 से 8 दिन समय लगता था। लेकिन टाइटैनिक उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, इसलिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहता था ये जहाज 6 दिन में न्यूयॉर्क तक पहुंच जाए, ताकि टाइटैनिक अपने भव्यता और विशालता के साथ साथ अपनी गति के कारण में भी सुर्खियों में आ जाए। इसी कारण से कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड में चलाने का निर्देश दिया था। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, तापमान नीचे गिरने लगता है और दुर्भाग्य से उस रात आसमान में चांद भी नहीं आया था, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम हो गया था। और इसके कुछ देर बाद आइसबर्ग के आखिरी चेतावनी कैलिफोर्निया नाम के एक जहाज से आया था। और इसके 1 घंटा बाद रात 11:39 पर 2 नाविक लुकआउट पॉइंट पर थी। अचानक उनके आंखों के सामने एक विशाल आइसबर्ग नजर में आता है और इसके बाद जल्दी से घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन पाए। और इसके बाद फोन उठा के ऑफिसर्स को कॉल करने लगता है और चिल्ला के बोलता है, हमारे सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को दाहिनी ओर मोड़ो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद रात 11:40 पर जहाज जाके आइसबर्ग पर टकरा जाता है। लेकिन जहाज को बनाने के समय जहाज के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जहाज के नीचे डबल बॉटम होल लगाया गया था, मतलब 2 लेयर्स में जहाज को बनाया गया था। एक लेयर अगर टूट भी गई तो दूसरा बचा लेगी। और पूरा जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 कंपार्टमेंट में 4 कंपार्टमेंट अगर पानी से भर भी गया फिर भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग के साथ ये जो टकराव हुआ ये साइड में हुआ, इसलिए डबल बॉटम होल कुछ काम में नहीं आया। और ये टकराव इतना भयंकर था कि 16 कंपार्टमेंट से 6 कंपार्टमेंट पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और पानी घुसने लगा। जहाज के कैप्टन स्मिथ समझ गया था अब ये कभी ना डूबने वाला जहाज अभी डूबने वाला है। जहाज के कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को रेडियो सिग्नल भेजने का ऑर्डर देता है, ताकि आसपास में जो जहाज हो उससे संपर्क हो पाए और वो आके हमको बचा ले। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार रेडियो सिग्नल भेजता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और भेजता है, कोई तो जहाज होगा आसपास जो हमें आके बचा ले। बहुत कोशिश करने के बाद 12:20 में आरएमएस कार्पेटिया नाम के एक जहाज के साथ रेडियो सिग्नल कनेक्ट होता है। कार्पेटिया जहाज के कैप्टन के साथ बात होने के बाद कार्पेटिया जहाज टाइटैनिक जहाज की तरफ रवाना करता है, ताकि टाइटैनिक में फंसे लोगों को बचाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कार्पेटिया जहाज टाइटैनिक जहाज से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित था,
जैसे तय करने में लगभग 3.5 घंटा समय लग जाएगा, लेकिन इतना समय तक क्या टाइटैनिक बचा रहेगा? बाकी क्रू मेंबर आसमान में रॉकेट जलाता है ताकि आसपास में मौजूद कोई जहाज मदद के लिए आ सके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जहाज के कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट उतारने का प्रस्ताव देता है, लेकिन टाइटैनिक पर लगभग 2200 लोग था, लेकिन लाइफ बोट था सिर्फ 20, जिसमें सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे। मतलब आधे से भी कम लोग बच सकते थे। कोई अगर बचने के लिए समुद्र में छलांग लगाता है तो समुद्र के पानी इतना ठंडा थे -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आधा घंटा भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। महिला और बच्चों को पहले लाइफ बोट में जाने का आदेश दिया गया। डर और अफरा तफरी में कोई लाइफ बोट आधी खाली छोड़ दिया गया। अमीर और गरीबी में साफ भेदभाव दिखा गया। फर्स्ट क्लास टिकट के लोगों को पहले लाइफ बोट में जाने का मौका मिला। जैसे जैसे जहाज में पानी घुसता गया, जहाज के एक साइड समुद्र के अंदर जाने लगा। चारों तरफ चीखे, अफरा तफरी और डर का माहौल गूंजने लगा। लेकिन उस टाइम पर टाइटैनिक से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर और एक जहाज मौजूद थी जो टाइम पर पहुंच सकती थी टाइटैनिक में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया, जो टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटा पहले आखिरी आइस वार्निंग इस जहाज से मिली थी। इसके बाद SS कैलिफोर्निया आगे की खतरे को भागते हुए इस जहाज को उस रात के लिए वहीं पे रुक दिया था और रेडियो भी बंद कर दिया था, इसलिए इस जहाज के साथ टाइटैनिक का कांटेक्ट हो नहीं पाया। इसके बाद रात के 2:20 में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक महासागर में समा गया। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ आखिरी समय तक हुल पर बना रहा और जहाज के साथ डूब गया। करीब 1500 लोग जो जहाज पे था वो जहाज के साथ साथ डूब गया। सिर्फ 700 लोग लाइफ बोट पर चढ़ के बच पाया। उनको फिर RMS कार्पेथिया, जो टाइटैनिक में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आ रहा था, वो टाइटैनिक डूबने के लगभग 1 घंटा बाद 3:30 बजे उस जगह पर पहुंचता है और बोट में फंसे हुए 700 लोगों को बचाता है। टाइटैनिक की तबाही ने पूरा दुनिया को हिला दिया है। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों को बदला गया है। हर जहाज में पूरे अपने लाइफ बोट रखना अनिवार्य है। टाइटैनिक डूबने के लगभग 72 साल बाद 1985 में समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बेलेट पहला टाइटैनिक के मालवा को ढूंढ निकाला था, जो आज भी अटलांटिक महासागर की गहराई में पड़ा है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, ये इंसान के सपने, उसका अहंकार और प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। आज भी हम जब टाइटैनिक का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने वो बर्फी रात, चीखे और अंधेरा गूंज उठता है। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि टेक्निक चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहेगा। हमारा इसका पहला वीडियो मिस्टर बीस्ट वाला नहीं देखे हो तो ये रहा लिंक, जाओ देख के आओ, जो आपको कुछ अलग करने का जुनून पैदा करेगा।